हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड एंड कोड। आज हम शुरुआत करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज को। तो सी लैंग्वेज को डेवलप किया था डेनिस रिचे ने 1969 से 1973 के बीच में। इसे ओरिजिनली डेवलप किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए, लेकिन लेटर वर्जन्स में पीएचपी, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, माई जैसे कोई तमाम चीज़ें हैं जिसको डिज़ाइन किया गया था इसकी भी मदद से। तो सी लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी इस वजह से है क्योंकि ये काफ़ी एक पुराना लैंग्वेज है, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, काफ़ी रिलायबल है एंड ये एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। तो इसको यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और इस कोड को बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कंपाइल किया जा सकता है। तो आइए आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि सी प्रोग्राम को कैसे लिखना चाहिए, इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसके लिए एडिटर क्या होता है, कंपाइल करने के लिए क्या हमें डाउनलोड करना होगा, सारी चीज़ें देखेंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप एक डिसेंट एक कोड लिख पाएंगे सी प्रोग्रामिंग पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए हमें एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी। एडिटर जस्ट लाइक जैसे कि एक नोटबुक होता है, नोटबुक में आप किसी चीज़ को लिखते हैं, कोड को अपने रन करते हैं, जैसे कि आपको कॉलेजेस वगैरह पढ़ाया जाता होगा। उसी तरह से हम यहाँ पे कॉपी में नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे एक एडिटर यूज करेंगे। एडिटर में हम उस कोड को लिखेंगे, उस एडिटर में अपने कोड को हम रन भी करने वाले हैं। तो आइए रन करने के लिए मैं अपने चले जाऊंगा ब्राउजर में जाके यहाँ पे मैं लिखूंगा VS कोड फॉर विंडोज मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो VS कोड फॉर विंडोज जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पे ऑप्शन आ गया मेरे पास डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड मैक लिनक्स एंड विंडोज। तो यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिए जाएंगे विंडोज़ के लिए। अगर आप एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं तो लिनक्स से डाउनलोड कर लेंगे, आप कोई मैक में यूज़ करा तो मैक के लिए वो डाउनलोड कर लेगा। मैं क्योंकि विंडोज़ में हूँ तो मैं इसे विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लूँगा। तो इसे मैं डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड चालू हो जाएगी मेरी। यहाँ पे देखिए डाउनलोड मेरा चालू हो गया है। तो डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। चलो तो इसको ये डाउनलोड हो जाएगा, हम इसे वेट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है, तो इंस्टॉल होने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसे ओपन कर लूंगा। तो ओपन के बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट आप कर दीजिए। एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करने के बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप जितने टिक्स हैं उन सारे टिक बॉक्सेस में आप इसमें ब्लू कर दीजिए। यहाँ पे ये क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, यस आई वांट टू क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, फिर आप नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूंगा। अच्छा, आईडी एक्चुअली ये कोड एडिटर क्या सिर्फ एक ही होते हैं क्या? नहीं, कोड एडिटर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे VS कोड यूज करने वाले क्योंकि VS कोड का एनवायरमेंट काफी अच्छा है। VS कोड में आप सिर्फ सी प्रोग्रामिंग को ही नहीं, बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि जावा हो गया, पाइथन हो गया, देन आपका जावास्क्रिप्ट हो गया, HTML हो गया, सारे लैंग्वेजेस को वहाँ पे लिख सकते हैं। जावा VS कोड में जैसे एक्सटेंशन होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से आपके एनवायरमेंट को सेट कर देता है। अच्छा, तो यहाँ पे हम आके अब कोड को चलाने के लिए हमें एक कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। कंपाइलर क्या है? आप जानते होंगे जैसे कि मशीन को सिर्फ दो चीज ही समझ में आती है, एक आता है 0, एक आता है 1। तो हमें कुछ ऐसा चीज चाहिए जो कि हम जो लिखें, क्योंकि हमको तो इंग्लिश लैंग्वेज आती है, हमको लैंग्वेजेस आती है, तो हम चाहते हैं कि हम कुछ लिखें और उसको कन्वर्ट कर दे मशीन लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ 0 1 में समझ में आता है। तो हमारे लैंग्वेज को 0 और 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। तो कंपाइलर क्या करता है? हमारे लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अभी आपको इतना ही समझना है। अभी इस वाले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि कंपाइलर क्या चीज होती है। आपको बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा कॉम्प्लेक्स जो वर्ड है ना कंपाइलर, ये लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको ये सारी चीज़ों को मैं क्लियर हो जाएगी, आपको मैं बता दूंगा ये चीज़। तो अभी के लिए मुझे कंपाइलर अगर डाउनलोड करना है तो कंपाइलर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा min.gw फॉर विंडोज। यहाँ पे आप लिख देंगे min.gw फॉर विंडोज। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे min.gw मिनिमलिस्ट GNU फॉर विंडोज डाउनलोड। ठीक है, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के लिए sourceforge.net है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे डाउनलोड करेंगे ये एक से 2 MB का ही होता है, तो ये डाउनलोड इजीली हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने डाउनलोड शुरू किया, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है ये। तो डाउनलोड करने के लिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड जैसे ही कर लिया है, तो डाउनलोड करने के बाद मुझे यहाँ पे दिखा रहा है इंस्टॉल। जैसे मैंने इंस्टॉल किया है, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा इसको। यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले से इसका इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा, मैं इसे क्विट कर लूँगा। इसे आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्टली आ जाऊँगा अपने कोड एडिटर में। अच्छा, कोड एडिटर में डायरेक्टली मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, इस पर्टिकुलर कोड एडिटर पे हम अपने कोड को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोड को रन करने के लिए अपने VS कोड में आ जाऊंगा। तो VS कोड में जैसे इंस्टॉलेशन मैंने कर रखा है तो मैं इंस्टॉलेशन में नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा, अगर विंडोज 11 पे आप तो शो मोर ऑप्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहा होगा आपको एक न्यू आप फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि मैं एक फोल्डर के अंदर अपने कोड को लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, न्यू फोल्डर क्रिएट कर लूंगा। यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ सी ट्यूटोरियल्स के नाम से।
सी ट्यूटोरियल्स के नाम से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा आपके पास ओपन विद कोड, तो ओपन विद कोड में जाके यहाँ पे आप इसको ओपन कर लेंगे। देन ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के मिलेगा आपको। तो आपको देखने जैसे ही आपको ये इंटरफेस दिखेगा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा न्यू फाइल, आपको न्यू फाइल क्रिएट करना है, न्यू फोल्डर क्रिएट नहीं करना है क्योंकि आपने फोल्डर पहले से क्रिएट कर रखा है। तो आप एक फाइल क्रिएट करेंगे इसके अंदर। हाँ, लेकिन आप सी ट्यूटोरियल के अंदर भी आप अगर अपने से एक फाइल फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, डेफिनेटली हम यहाँ पे जाके कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक कोड आपको लिख के दिखाऊंगा। ये कोड काफी आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में अभी इस लेक्चर में ही आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा, डाइसेक्ट करेंगे हम एक एक चीजों को कि कौन सी चीज क्या होती है। अभी आपको मैं दिखाना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं hello.c। सी एक एक्सटेंशन है, जैसे कि एक टेक्स्ट फाइल होता है ना, टेक्स्ट फाइल में .txt लिखते हैं, पाइथन वाले फाइल में .py लिखते हैं, जावा वाले फाइल में .java लिखते हैं। उसी तरह से सी प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए हम .c एक्सटेंशन का यूज करते हैं। अब मान के चलिए कि आपको कोई भी सी प्रोग्रामिंग के फाइल को रन करने के लिए .c का एक्सटेंशन लगाना ही पड़ेगा। तो कोई भी फाइल का नाम लिखिए, फिर .c आप लगा दीजिए। वहां पे मैंने यहाँ पे इसको लगा लिया है। तो फाइल को यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे मैं आपको अभी बिल्कुल भी समझने की जरूरत नहीं है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जस्ट आपको देखना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, फिर आपको मैं बाद में बताने वाला हूँ कि ये चीज़ क्या हो रही है। यहाँ पे मैं प्रोग्राम रन करूंगा इंट मेन। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम रन कर लिया, देख लिया है, प्रोग्राम को मैंने लिख लिया है। चलिए इसे रन करके देखते हैं। अब रन करने के लिए मैं अपने टर्मिनल में जाऊंगा, ये सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये टर्मिनल क्या चीज़ होती है, रन कैसे करना चाहिए, मैं सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा यहाँ पे। अभी के लिए मैं रन कैसे कर रहा हूँ आपको आप वो देखिए। अभी मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम खोल लेता हूँ मैं, क्योंकि लिनक्स में टाइप करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आपको आने वाले समय पता चल जाएगा कि लिनक्स में क्यों करना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट है तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों को आप डाइसेक्ट करके देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। तो अभी के लिए मैं इसे कंपाइल करूंगा। अभी मैं कैसे लिख रहा हूं आपको बिल्कुल भी नहीं देखना आपको। अगेन आई एम सेइंग दिस। तो यहाँ पे मैं hello.c लिख लेता हूँ। hello.c जैसे मैंने लिख लिया है, यहाँ पे मैं इसको रन करने वाला हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया है, हेलो वर्ल्ड। तो आपने देखा होगा ये मैंने प्रिंट एफ जैसी कुछ चीज़ है, मैंने इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है। लेकिन अभी के लिए आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि मैं बताऊंगा कि प्रिंट एफ क्या चीज़ होती है। प्रिंट एफ के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, जैसे कोई भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट कराना है तो उसको हमेशा प्रिंट एफ के अंदर लिखना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा पहला चैप्टर होने वाला है वेरिएबल्स, डेटा आउटपुट्स, इनपुट आउटपुट। आपको इस समय बताने वाला है वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट क्या चीज़ होती है, कंपाइलर क्या चीज़ होता है। पहले वाले चैप्टर में हम वही चीज़ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले चैप्टर को। तो मैं आ जाऊँगा अपने नोट्स पे। तो पहला हमारा टॉपिक होता है वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या चीज़ होती है, आपने देखा होगा जैसे मैथमेटिक्स में हम क्या करते थे, एक एक्स इक्वस टू समथिंग लेते थे, एक्स इक्वस टू ऑफ 2 लेते थे हम यहाँ पे, ठीक है, एक्स इक्वस टू 2 लेते थे। फिर इसी तरह से हम वाई इक्वस टू 5 ले लेते थे। तो इसी तरह से हमारे कंप्यूटर साइंस में भी एक वेरिएबल डिफाइंड होता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, बाय द टर्म वेरिएबल आप ये समझ सकते हैं कि उसकी वैल्यू जो है वेरी कर सकती है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वेरी कर सकती है। तो वेरिएबल्स क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें वैल्यू को स्टोर किया जाता है। मैथमेटिक्स में वही चीज होता था, आप एक एक्स वेरिएबल लेते थे, एक वाई वेरिएबल लेते थे, एक जेड वेरिएबल लेते थे, एक पी क्यू आर एस टी कुछ भी ले सकते थे, ठीक है। उसी तरह से कंप्यूटर साइंस में वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स इज द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सम डेटा, ठीक है। हम ये क्या चीज़ होती है, ये मेमोरी लोकेशन क्या है, डेटा क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। कंप्यूटर साइंस का फील्ड काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है। कैसे, क्योंकि ना क्या होता है, जो मैं एक मेमोरी लोकेशन रखा हुआ है ना, तो कंप्यूटर में जो मेमोरी है कभी चीज़ स्टोर जो होती है ना, ये डायरेक्टली नहीं होती कि हमने यहाँ पे डाल दिया, फोटो को स्टोर कर दिया, बस हो गया, हार्ड ड्राइव में चले गई। नो, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, मेमोरी, इसमें मेमोरी का अपना एक लोकेशन होता है। मतलब ना इसमें क्या होता है ना, कंटेनर्स बने हुए होते हैं, अलग अलग से ऐसा खांचा टाइप का बना होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है, अलग अलग से बॉक्सेस बने हुए होते हैं। बॉक्सेस में वैल्यू को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे कंटेनर्स है छोटे छोटे। अच्छा, ये क्या ऐसे दिखेंगे क्या, हमको कंप्यूटर का अगर खोल के देखेगा आपको ऐसे अलग बॉक्सेस दिखेंगे क्या, नहीं। ये एक विजुअलाइजेशन है, ये एक विजुअलाइजेशन है, एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है कि आप सिर्फ इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। हमने मान के चला है कि एक कंटेनर है, एक्चुअली ये होता भी है, उसके अंदर एक कंटेनर जैसा चीज होता है, उसके अंदर वेरिएबल्स को स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है ना, इतने सारे कंटेनर है, हर कंटेनर में अगर कोई वैल्यू को स्टोर करा देते हैं, अगर उस पर्टिकुलर कंटेनर को ही हमको कॉल करना है तो किस नाम से बुलाएंगे, हमें कुछ होना चाहिए ना रेफरेंस कि हम इस वाले कंटेनर को ही चाहते हैं। नहीं तो इतने सारे कंटेनर है, उस पर्टिकुलर कंटेनर को हम बुलाएंगे कैसे। तो कंटेनर को बुलाने के लिए हम यहाँ पे एक नाम देते हैं, तो उस नाम को ही हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अभी के लिए मेरे पास ये एक कंटेनर है,
ठीक है, ये कंटेनर है, तो इस कंटेनर को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है ए, ठीक है, इस कंटेनर को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है क्या, ए नाम दे दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नाम दिया हुआ है ए, तो मैं इसको बी नाम दे देता हूँ। इस कंटेनर का नाम है, इस कंटेनर का नाम कुछ एक्स दे दीजिए, इस कंटेनर का नाम कुछ अपना नाम दे दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि कंटेनर है, कंटेनर है, कंटेनर का नाम तो कुछ भी हो सकता है, उसमें आप अपना नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कंटेनर का नाम दे दिया है, कंटेनर के नाम में अभी मैं कुछ वैल्यू स्टोर कराना है, ठीक है। अब वो कंटेनर हो गया, वो तो कंटेनर का नाम मैंने बना दिया, कंटेनर का नाम बना दिया ए। अब कंटेनर में वैल्यू क्या स्टोर होने वाली है, कंटेनर में जो वैल्यू है वो 25 स्टोर होगी, जैसे मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे मैंने 25 ले लिया है। अब उसी तरह से किसी का नाम भी हो सकता है, किसी को पता हो सकता है, किसी का कैरेक्टर हो सकता है नाम का, ठीक है, कुछ डेटा टाइप हो सकता है, कुछ डेसिमल वैल्यू हो सकती है, कुछ इंटीजर वैल्यू हो सकती है, कुछ रियल नंबर हो सकता है, इट कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो वेरिएबल्स में क्या होता है, कोई भी वैल्यू को स्टोर कराने के वो काम आता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक ए नाम का एक वेरिएबल है, उसमें एक कंटेनर मैंने क्रिएट किया, इतने सारे कंटेनर्स हैं। अब मेरे को बुलाना हो अगर, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे को एक कंटेनर चाहिए। अब वो एक कंटेनर में कोई एक ही वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप समझ पा रहे होंगे, मैं एक रेफरेंस से उसको कॉल कर पा रहा हूं, ठीक है। तो ए नाम का क्या है मेरे पास, ए नाम का एक वेरिएबल है और एक कंटेनर है, ए नाम का एक कंटेनर है, 25 उसमें एक वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है। अगर आपको पता हो फ्लो ऑफ प्रोग्राम का, अगर लेक्चर आपने देखा हो, अगर नहीं देखा है तो आपको प्रीवियस लेक्चर में जाके देखना चाहिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो वहां पे हमने मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ा था, तो आपको पता होगा अगर, तो ए जो होता है हमारा, ये होता है रेफरेंस, ए जो होता है हमारा ये होता है रेफरेंस, एंड जो हमारा बी होता है, ये जो सी वैल्यू होती है 25, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये जो ए है ये स्टोर होता है स्टैक मेमोरी में, एंड जो ये 25 है ये स्टोर होता है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टोर होता है, क्रिएट होता है हीप मेमोरी में। तो ए इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 25, तो ए इज द रेफरेंस वेरिएबल इन द स्टैक मेमोरी एंड 25 इज द वैल्यू, इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रेफरेंस वेरिएबल इन द हीप मेमोरी। ओके, सो ये आपको क्लियर होगा। आपको क्लियर नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर फ्लो ऑफ प्रोग्राम में जाके आप इसको देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, इसे हम कंटेनर्स कहते हैं। जितने बॉक्सेस हमने क्रिएट किए हैं इसे हम यहाँ पे कंटेनर्स कहते हैं। ये वैरी कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ये वैरी कर सकते हैं, मैंने इसको क्लियरली मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक वेरिएबल है उसको हमको डिफाइन करना है। अब क्या होता है ना, वेरिएबल को जैसे कि हमने डायरेक्टली लिख दिया, मैथमेटिक्स में हम लिख देते हैं x = 2, ठीक है, चलिए यहाँ पे वैलिड है। लेकिन कंप्यूटर साइंस में ना हर चीज को हमको बताना पड़ता है, उंगली पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है, हमको बताना पड़ता है कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर के पास ना बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, सारा नॉलेज ह्यूमन का है। लोग कहते हैं ना कंप्यूटर फास्ट है, नहीं, कंप्यूटर फास्ट बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे कंप्यूटर को भी नॉलेज हमने नहीं दिया है, ठीक है। अब ठीक है, उसी कंप्यूटिंग पावर की वजह से वो आज की डेट में ह्यूमन से फास्ट हो गया है, सारी चीजों को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए पर्टिकुलर हमारे पास क्या है ना, एक सिंटेक्स बना हुआ है। सिंटेक्स मतलब एक पर्टिकुलर रूल बना हुआ है कि इसी रूल के हिसाब से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंट है ना, इंट अभी क्या एक डेटा टाइप है, मतलब कि किस टाइप की वैल्यू को आप स्टोर कराना चाहते हैं वो चीज बताता है। ये यहाँ पे जो डेटा टाइप लिखा हुआ है ना वो चीज। अच्छा, क्या इंट ही होगा क्या ये सिर्फ? नहीं, इंट होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो डेटा टाइप मतलब यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू स्टोर होने वाली वो चीज बताएगा यहाँ पे। अच्छा, नंबर क्या है? नंबर कंटेनर का नाम है। जैसे कि एक कंटेनर था, आपको याद होगा ऊपर में एक नाम था, नेम एक नाम था, ठीक है, कंटेनर का। उसी तरह से ये नंबर भी एक कंटेनर का नाम है, वेरिएबल का नाम है, इसको क्या बोला जाता है? कंटेनर के नाम को ही बोला जाता है वेरिएबल नेम। एंड इसमें क्या वैल्यू स्टोर है? ये वैल्यू 8 यहाँ पे स्टोर है, तो इंट नंबर इक्वल्स टू 8। तो इसी तरह से आप डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स को इन अ प्रोग्राम। देन नेक्स्ट, वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, मतलब कि आपके मन में कुछ भी आया आपने डिफाइन कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर ने बोला है मेरे को अपने कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के हिसाब से मैं वैल्यू को इनटेक करूंगा, ठीक है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स होते हैं, तो सी प्रोग्रामिंग में भी वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए अपने कुछ रूल्स हैं। आपको मैं बता दूं कि सी प्रोग्रामिंग एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज होने का मतलब ये है कि अगर आप अपर केस में कुछ लिखते हैं तो उसका मतलब अलग होगा, लोअर केस में अगर कुछ लिखते हैं उसका मतलब अलग होगा। आपको मैं अभी एक एग्जांपल देके समझाऊंगा कि क्या मतलब है इस चीज का जो मैंने अभी कहा है। तो पहला रूल है यहाँ पे कि मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट, मतलब कि वेरिएबल्स का नाम एक डिजिट से शुरुआत नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं अपना नाम लिखूं, यहाँ पे मेरा नाम अभिषेक है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं 1ABHII लिखूं तो ये एडमिसिबल नहीं होगा उस केस में, ठीक है। 1 से शुरुआत नहीं हो सकता, कोई भी वेरिएबल का नाम 1 से शुरुआत नहीं होना चाहिए। यानी केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? अगर आपने कंटेनर का नाम दिया है अभी, जिसमें ए कैपिटल है, और एक कंटेनर आपने क्रिएट किया है ABHI, तो दोनों कंटेनर अलग अलग होंगे, ये कंटेनर सेम नहीं होने वाले, क्योंकि इसमें कैपिटल ए था, इसमें स्मॉल ए है। इसी का मतलब होता है केस सेंसिटिव। तो कंप्यूटर, हमारा जो सी लैंग्वेज है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है।
देन द नेक्स्ट रूल इज शुड नॉट बी कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है ना, कीवर्ड सी के डिक्शनरी में कुछ ऐसे वर्ड्स है, डिक्शनरी हम पढ़ते हैं ना, उसमें कुछ वर्ड्स हैं, मतलब सी का भी अपनी एक डिक्शनरी है, उसका कहना ये है कि मेरे पास जो वर्ड्स है वो सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई यूज ना करें। तो सी के कीवर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल भी नहीं होता कि आप एक कीवर्ड को लेके अपना वेरिएबल को डिफाइन करें। ओके, देन वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड। अगर आप एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंट यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया अभी, देन यहाँ पे मैंने लिख लिया h, मैंने अभी लिख लिया और यहाँ पे h लिख लिया है, तो अभी के बाद ये स्पेस नहीं होना चाहिए, अभी के बाद ये स्पेस नहीं होना चाहिए, ये इनवैलिड हो जाएगा, वहाँ पे कंपाइलेशन एरर दे देगा आपको। देन द नेक्स्ट थिंग इज कैन कंटेन अल्फाबेट्स, ये आप देख रहे हो डॉलर कैरेक्टर, देन ये देख पा रहे होंगे आप, इसको बोलते हैं हम अंडरस्कोर। तो आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते जो कि स्टार्ट होगा वेरिएबल नेम के साथ। तो स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से यूज कर सकते हैं, सिर्फ ये डॉलर और ये अंडरस्कोर ही है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं एज अ वेरिएबल नेम। ठीक है, वेरिएबल नेम में आप सिर्फ ये दो ही चीज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं इन द नेमिंग ऑफ द वेरिएबल। तो दो ही एक स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि आप स्टार्टिंग पर यूज कर सकते हैं, बीच में भी चल जाएगा। स्पेशल कैरेक्टर ये दो ही अलाउड हैं, इनके अलावा कुछ भी आप नहीं ले सकते अपने हिसाब से। तो आइए हम ऐसा एडिटर पे जाके देख लेते हैं कैसे डिफाइन करना चाहिए। तो हम ये सब रूल्स को आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि रूल्स कैसे काम करते हैं। वहां पे मस्ट नॉट बिगिन विद द डिजिट, तो हमें क्या दिखाना चाहता हूँ, क्या क्या एरर देने वाले हैं यहाँ पे। इसको मैं हटा देता हूँ। हमें कुछ डिफाइन करता है, इंट मैंने आपको इंट समझाया है, ठीक है, इंट समझाया तो मैंने इंट ले लिया है यहाँ पे इंट, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 ABHI। तो यहाँ पे अगर मैं को डिफाइन करूँ इंट ABHI, यहाँ पे 23 अगर करूँ, यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। देखिए एरर में क्या दे रहा है, मुझे बोल रहा है कि एक्स्ट्रा टेक्स्ट आफ्टर एक्सपेक्टेड एंड ऑफ द नंबर, मतलब कि यहाँ पे आप शुरू में नंबर यूज नहीं कर सकते, ये कंपाइलेशन एरर दे रहा है। जैसे यहाँ पे मैं 1 हटाऊंगा तो यहाँ पे मुझे देख पा रहे होंगे ये एरर अब हट जाएगा मेरा। तो यहाँ पे मैं नहीं लगा सकता अपने शुरू में 1। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज, हमने नेक्स्ट रूल यहाँ पे क्या पढ़ा था, नेक्स्ट रूल अगर हम देखें, नेक्स्ट रूल हमने पढ़ा था कि इट इज केस सेंसिटिव। ओके, तो ये केस सेंसिटिव होता है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ABHI मैंने लिया है और मैं दूसरा एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ ABHI को 46, ये दोनों कंटेनर अलग अलग होंगे, ये सेम कंटेनर किसी भी हालत में नहीं हो सकते। तो हमने यहाँ पे देख लिया केस सेंसिटिव है। द नेक्स्ट थिंग इज शुड नॉट बी अ कीवर्ड। तो कीवर्ड जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज कर लिया, यहाँ पे एक कीवर्ड हमने यहीं से निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मेन कर लूँ, इंट यहाँ पे मेन कर लूँ अगर, तो मुझे यहाँ पे ये एरर दे रहा है, देख पा रहे होंगे एरर दे रहा है, मुझे कह रहा है कि आप इंट को यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल टाइप। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं रिटर्न, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न ले लेता हूँ, अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे कि आपको बताया कि कीवर्ड नहीं होना चाहिए ये, तो कीवर्ड नहीं होने के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे रिटर्न कीवर्ड। तो रिटर्न कीवर्ड मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया है 78, तो मुझे क्या दे रहा है, एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफाई, मतलब कि आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि मेरे डिक्शनरी में पहले से वर्ड है, आपने कैसे यूज कर लिया इस इसको। ओके, तो रिटर्न कीवर्ड को भी हम यहाँ पे नहीं ले सकते। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे शुड नॉट, वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड। तो हमें यहाँ जैसे हमें यहाँ पे इसको लिख लिया है, अभी के लिए मैं बोल लूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ HO लिख दिया है यहाँ पे, देन स्पेस कर दिया है, देन स्पेस करके यहाँ पे ABHI लिखा है। ये दोनों क्या बोलेगा यहाँ पे, ये कह रहा है एक्सपेक्टेड A, देन यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब ये कह रहा है कि ये दोनों अलग अलग, उसको अलग अलग तरीके से इसको ट्रीट कर रहा है, ये अलग अलग तरीके से इसको ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि आप एक सेमीकोलन लगा दीजिए ताकि पता चल जाए कि दोनों अलग अलग हैं, मतलब कि दो अलग अलग वेरिएबल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो आपको ये भी बिल्कुल भी वहां पे नहीं करना है। द नेक्स्ट थिंग इज कैन कंटेन अल्फाबेट। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ @ करके। @ अगर करूंगा तो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, बोल रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड टोकन। तो अनरिकॉग्नाइज कर लिया इस टोकन को। अच्छा, तो क्या मैं यहाँ पे डॉलर कैरेक्टर यूज करूँ क्या? हाँ, डॉलर कैरेक्टर का यूज करूंगा तो हाँ, इट इज एडमिसिबल। डॉलर कैरेक्टर जो है यहाँ पे एडमिसिबल है। अंडरस्कोर एडमिसिबल है क्या? हाँ, ये भी एडमिसिबल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप यहाँ पे ले सकते हैं। सिमिलरली अब मैं यहाँ से अगर आगे बढ़ूँ नोट्स की तरफ, तो हमने यहाँ पे रूल्स देख लिया। अब डेटा टाइप्स को देखते हैं। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स मतलब किस टाइप की वैल्यू को आप स्टोर कराएंगे अपने कंटेनर में, वो बन जाते हैं हमारे डेटा टाइप्स। ओके, तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? किस तरह की वेरिएबल्स को आप वहाँ पे स्टोर कराना चाहते हैं। तो हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में कुछ डेटा टाइप्स हैं। मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे इतने लिस्ट है मैंने बना रखा है। तो आपको सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी के समय में ना आपको जितना इंटेक हो पा रहा है अपने अंदर,
अंदर नेचुरली उतना ही होने दीजिए। अब किसी भी चीज़ को फोर्स मत कीजिए कि इसको मेरे को पढ़ना है, इसको मेरे को लर्न करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा। इसमें से आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, इसमें से कुछ कुछ चीज़ें हैं आपको जो अभी याद रखना है, और बाकी चीज़ें जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग में आगे डेवलप करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, आपको अपने पता लग जाएगा। तो मैंने आपके सहूलियत के लिए यहाँ पे मैंने ये सबको मार्क भी करके रखा है कि कौन कौन सा आपको पढ़ना है। अब डेटा टाइप्स अगर है, कंटेनर है, उस कंटेनर का साइज होगा ना। अब कंटेनर इतना छोटा भी हो सकता है, कंटेनर इतना बड़ा भी हो सकता है, कंटेनर इतना बड़ा भी हो सकता है, तो कौन सा कंटेनर ले, तो कंटेनर का अपना साइज होता है। तो इसी तरह से जो कंटेनर का साइज होता है ना, इसे हम लेते हैं बाइट्स में, उसे कहते हैं मेमोरी। तो जैसे कि हम देख पा रहे हो, इंट का होता है 4 बाइट, देन साइंड कैर का होता है 1 बाइट, देन अनसाइंड कैर का होता है हमारे पास क्या 1 बाइट, देन फ्लोट का होता है 4 बाइट, डबल का होता है 8 बाइट। ओके, तो इतना साइज सबका अपना अपना होता है। डेटा टाइप जिसे कहते हैं हम, इनका अपना अपना मेमोरी का साइज है, इनका अपना कंटेनर का साइज है। ओके, सो ये जो डेटा टाइप है, जैसा कि अब मैंने कंटेनर है, अब कंटेनर का साइज कौन डिसाइड करेगा, कंटेनर का साइज डिसाइड करेगा ये अपना जो रिटर्न टाइप होता है, अपना डेटा टाइप जो होता है वो डिसाइड करता है कि कंटेनर कितना बड़ा होगा। अगर इंट के साथ डिफाइंड है, तो जैसे इंट मैंने कर दिया, इंट अभी इक्वल्स टू अगर 8 कर दिया, मतलब कि इसका मैंने बाउंडेशन लगा दिया कि अभी वाला जो कंटेनर है उसमें इंट का जो साइज है 4 बाइट्स तक ही वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो डेटा टाइप का मतलब यहाँ पे ये होता है। अच्छा, अब दिमाग में ये आ सकता है कि ये वैल्यूज कैसे डिफाइन हुई हैं, ये वैल्यू डिपेंड किस पे करती है। ये वैल्यूज को बता दूं, ये वैल्यूज फिक्स नहीं होती है, ये वैल्यूज डिपेंड करती है आपके वर्चुअल मशीन के ऊपर। आपको वर्चुअल मशीन जैसे चेंज होगा, कॉन्फ़िगरेशन जैसा चेंज होता है, 30 किसी का 64 बिट होता है, किसी का 86 बिट्स होता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कौन से वर्जन का, उस हिसाब से ये मेमोरी जो है चेंज होती है। आप इसे अपने एडिटर पे जाके चेंज भी आप देख भी सकते हैं कि क्या साइज है मेरे पर्टिकुलर मेमोरी का, पर्टिकुलर डेटा टाइप का क्या साइज है। और अच्छा, उसके लिए वेरिएबल्स होते हैं कि जैसे कि मैंने मान लिया, बोल दिया यहाँ पे मेमोरी साइज है इसका 4 बाइट। ठीक है, अब इंट में 4 बाइट है, तो मैं कहां से लेके कहां तक की वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करा सकता हूं। तो इसके लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये है, आपको पहली बात तो ये पता ही होगा कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अगर n बाइट है हमारे पास, तो n बाइट में फॉर्मूला हो जाता है -2^n8n/2 से लेकर 2^8n/2 -1 तक वैल्यूज हो जाती है वहां पे। अच्छा, अगर मैं 2 बाइट के लिए कैलकुलेट करूँ एग्जाम्पल, तो मैंने n की जगह यहाँ पे सिर्फ 2 रख दूंगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 2 रख दिया तो मेरा वैल्यू आ गया ये, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज मैं अंदर में स्टोर करा सकता हूं। इसे अब अगर गूगल में जाके इसको वैल्यू को देखें, आपको पता चल जाएगा कि वैल्यूज कहां से कहां तक आने वाली है। ओके, सो ये था हमारा क्या डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स को कैसे कैलकुलेट करना, मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बता दिया। जनरल फॉर्मूला काफी काम की चीज होती है, आपके नॉलेज पर्पस के लिए काफी अच्छी चीज है। अब आते हैं हम अपने नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या चीज होती है, जैसे कि हमने वेरिएबल्स पढ़ा, वेरिएबल्स वैसी वैल्यू जो कि वेरी करती है हमारे प्रोग्राम में या ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, कोई भी वैल्यू वहां पे होल्ड कर सकता है एट अ पर्टिकुलर टाइम। कांस्टेंट क्या होती है, कांस्टेंट जैसे मैथमेटिक्स में आपको पता है कांस्टेंट मतलब वैल्यूज जो कि जिनकी वैल्यू चेंज बिल्कुल भी नहीं होती है, तो वही चीज होता है कांस्टेंट। सिमिलरली ये सेम कंसेप्ट है हमारे कंप्यूटर साइंस में भी। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होती है, कांस्टेंट आर द फिक्स्ड वैल्यूज, तो वैल्यूज दैट रिमेन अनचेंज्ड, फिक्स्ड, इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, ये फिक्स्ड वैल्यूज होती है जो कि चेंज बिल्कुल भी नहीं होती है। अब हमारे सी प्रोग्रामिंग में ना कुछ पर्टिकुलर टाइप्स है डेटा कांस्टेंट के। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट क्या क्या है, 3 टाइप के कांस्टेंट है हमारे सी प्रोग्रामिंग में। पहला है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट मतलब सिंपल से इंटीजर वैल्यूज आएंगे उसमें। फिर है रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट में रियल नंबर्स आ जाएंगे आपके। एंड कैरेक्टर कांस्टेंट में कैरेक्टर्स आ जाएंगे। कैरेक्टर्स आपको पता ही होगा, जैसे ए बी सी डी, ये सारे कैरेक्टर्स ही तो होगा यहाँ पे। अच्छा, इसमें सिर्फ अल्फाबेट से नहीं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। एनीथिंग, यू कैन राइट एनीथिंग इन बिटवीन द सिंगल कोड। आप देख पा रहे होंगे कैरेक्टर्स का मैंने सिंगल कोड में इंक्लूड किया, आपको बताऊंगा वो चीज आगे भी। ठीक है, तो रियल कांस्टेंट में क्या आएंगे, डेसिमल वैल्यूज भी आ जाएगी। इंटीजर में सिर्फ डेसिमल वैल्यूज और फ्रैक्शन वैल्यूज को छोड़ के सारी वैल्यूज आ जाती है उसमें। ठीक है, तो इसमें डेसिमल वैल्यूज और फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं आ सकती। इंटीजर में सिर्फ ऐसी वैल्यूज ही होती है, नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं वहां पे, लेकिन डेसिमल वैल्यूज नहीं हो सकती। उसी तरह से जो रियल कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट में भी मेरे यहाँ पे क्या हो सकते हैं, डबल वैल्यूज हो सकते हैं। डबल बताऊंगा आपको आगे जाके क्या होता है, मतलब कि डेसिमल नंबर्स आ सकते हैं अभी के लिए। देन आपके रियल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है रियल कांस्टेंट में। देन यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि होता है हमारा कीवर्ड्स। अच्छा, बिफोर मूविंग टू कीवर्ड, मैं आपको कुछ यहाँ पे कांस्टेंट को डिफाइन करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया है कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स का नाम ले लेता हूँ मैं। इंट ए,
इंट ए, अभी मैंने आपको डेटा टाइप पढ़ा दिया है तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट ए इक्वल्स टू -1। आप देख पा रहे होंगे हर प्रोग्राम को लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा रहा हूँ, तो ये एक मैंडेटरी है कि प्रोग्राम के खत्म होने के बाद टर्मिनेट हुआ है ये बताना पड़ता है हमें कंप्यूटर को, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेमीकोलन। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे और कैरेक्टर, जैसे कैर भी पढ़ा मैंने अभी, कैर नेम इक्वल्स टू जैसे मेरे नाम का पहला लेटर है ए, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया ए, ठीक है। ये कुछ कांस्टेंट हो गया, ये कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, इंट ए जो हो गया मेरा कौन सा कांस्टेंट हो गया, इंटीजर कांस्टेंट हो गया। चलिए कुछ रियल कांस्टेंट भी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे रियल कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए डबल लिख लेंगे, डबल नम इक्वल्स टू यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ 20.0, यहाँ पे मैंने लिख लिया 20.0, यहाँ पे लिख लिया। तो डबल भी कैरेक्टर टाइप एक डेटा टाइप है जिसकी वैल्यू है 20.0। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको कि किस तरह से कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम में। आप भी अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी पे जाके इसे ट्राई आउट कर सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ। देन अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊँ तो मेरा टॉपिक होता है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सी के अपने डिक्शनरी में कुछ ऐसे वर्ड्स प्री डिफाइंड है जो कि सिर्फ सी ही यूज कर सकता है, उस वर्ड्स को हम कहते हैं कीवर्ड। तो रिजर्व्ड वर्ड दैट आर यूज्ड बाय द सी एंड सी प्लस प्लस कंपाइलर, इसे हम क्या कहते हैं? कीवर्ड्स कहते हैं। तो ये दिस वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड बाय एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की तरह इसे हम यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर क्या होता है? जो किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के एक नाम आता है, जैसे कि वेरिएबल को हमने एक नाम दिया था, कंटेनर को मैंने नाम दिया था, जो ए था, नेम था, अभी था। जैसे कि यहाँ पे हमने नाम दिया है, यहाँ पे अभी हमने नाम दिया है अभी, देन अंडरस्कोर HO, अभी यहाँ पे नाम दिया है ए, नेम, नाम, ये सारे क्या है? ये सब आइडेंटिफायर है, किसी को आइडेंटिफाई करने के यहाँ पे काम आ रहे हैं, इसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। उसी तरह से हमारे कुछ आइडेंटिफायर्स हैं, इसको हम कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर की तरह हम इसे यूज नहीं कर सकते। तो हमारे सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं। तो 32 कीवर्ड्स है जो कि सी लैंग्वेज में यूज होते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ कीवर्ड्स जो हमने अभी पढ़े हुए हैं, जैसे कि इंट हो गया, यहाँ पे इंट हमने पढ़ा हुआ है, अभी हमने इंट पढ़ा है। देन हमने यहाँ पे वॉइड पढ़ा है, देन हमने यहाँ पे कैरेक्टर पढ़ा है, आप देख पा रहे होंगे। देन आपको मैं ये फ्लोट भी हमने डेटा टाइप है, ये भी हमने देखा है, शॉर्ट, अनसाइंड, ये सारी चीज़ें हमने देखा है अभी। ये सारी चीज़ हमने देखा है कि ये सारे क्या है, ये सारे एक वर्ड्स है जो कि हमने यूज़ किया था वाइल डिफाइनिंग समथिंग। तो ये सब की वर्ड्स है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते एज एन आइडेंटिफायर। देन नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है और ये मेन टॉपिक है हमारे लेक्चर का, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है आपको। चलिए इसे मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज़ है ये। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ा है तो तभी भी कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसमें एक डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है। मैं यहाँ पे एक पेन को चेंज कर लेता हूँ, पेन को चेंज कर लिया जाए, कौन सा कलर लिया जाए? ओके, ब्लू विल बी फाइन। ओके, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है। डॉक्यूमेंट सेक्शन में बताया जाता है कि कौन सी चीज़ क्या है, किस तरह से डिफाइन किया जाता है। सिमिलरली एक डेफिनेशन सेक्शन होता है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ बताऊंगा क्या चीज़ होता है। फिर एक मेन फंक्शन होता है, प्री प्रोसेसर होता है, ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन, यूजर डिफाइन, सारी चीज़ को चलिए डाइसेक्ट करते हैं क्या चीज़ होता है। तो पार्ट क्या होता है? तो पहला पार्ट होता है हमारे प्रोग्राम का इंक्लूड stdio.h। तो stdio.h होता है ना, stdio क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। ओके, तो ये होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। ओके, ये लाइब्रेरी होता है, मतलब कि सी प्रोग्रामिंग में ना कुछ एक लाइब्रेरी डिफाइंड है पहले से, उसका नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिसमें कि सारे फंक्शंस हैं जो कि हम एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि हम यूज कर सकते हैं। अभी फंक्शन क्या होता है, अभी के लिए समझ लीजिए, फंक्शन एक ऐसा प्री डिफाइंड एक मशीन है जिसको हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में डिप्लॉय करके इसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस कमांड इज अ प्री प्रोसेसर। इसे हम क्या कहते हैं? तो इंक्लूड stdio.h है, इसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो इसे क्या कहते हैं? हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। ये प्री प्रोसेस कुछ फंक्शन है जो हम डायरेक्टली कॉल करके यूज कर सकते हैं। तो दिस कमांड इज अ प्री प्रोसेस डायरेक्टिव इन सी दैट इंक्लूड्स ऑल द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल। तो हम इनपुट लेते हैं, हम आउटपुट देते हैं, ये सारे जो हम इनपुट आउटपुट देंगे वो सारे होंगे इसकी मदद से। अगर ये चीज़ नहीं होगा तो ये हमारा जो आगे का इनपुट है, आउटपुट है, वो हम नहीं ले पाएंगे। देन द नेक्स्ट थिंग इज इंट मेन। इंट मैंने बता दिया था आपको, इंट यहाँ पे क्या है ना, अच्छा यहाँ पे इंट डेटा टाइप तो है, लेकिन एक और एक पर्पस को सर्व कर रहा है, ये रिटर्न टाइप है। मान लीजिए आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, वो फंक्शन क्या करता है? एक मशीन डिफाइन किया जो कि दो वेरिएबल्स का सम को देता है। तो वेरिएबल का जो सम होगा, अगर मैंने दो वेरिएबल इंटीजर लिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, दो इंटीजर वेरिएबल को अगर मैं इंटीजर्स को अगर ऐड करूंगा तो इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी मुझे, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं रिटर्न में क्या करूंगा? रिटर्न में बोलूंगा कि मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए।
उसी तरह से फंक्शन के लिए बताना पड़ता है कि आपको रिटर्न टाइप क्या होगा। अगर रिटर्न टाइप आपको कुछ भी नहीं है तो आपको वहां पे वॉइड लिखना पड़ता है। वॉइड मतलब नल, मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न करना नहीं चाहते। तो यहाँ पे सिंस मैं रिटर्न करना चाहता हूँ इंट वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट मेन। फंक्शन को लिखने का तरीका होता है कि आप इसे एक 2 ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं, फंक्शन का नाम देन 2 ब्रैकेट्स यहाँ पे आते हैं। दिस इज द लाइन फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट। तो प्रोग्राम में एंट्री लेने के लिए ना ये वाला पॉइंट आता है। जैसे कि आपको मैं इस प्रोग्राम में दिखाऊं, इस प्रोग्राम में ये अगर मैं नहीं लिखता तो इसके बिना मेरा काम नहीं बनता, इसके बिना मेरा काम यहाँ पे नहीं बनता। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, जैसे मुझे कुछ नहीं रिटर्न कराना है तो मैं यहाँ पे रिटर्न अगर नहीं कराना तो मैं वर्ड लिख दूंगा। अच्छा, मेरे को अगर इंट मैंने लिखा हुआ है पहले से, अगर मैंने इंट लिखा हुआ है तो मुझे लास्ट में रिटर्न करना है, लास्ट में मुझे रिटर्न करना है क्या, 0 रिटर्न कर देता हूं मैं, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू मुझे रिटर्न करना ही है। नेक्स्ट थिंग इज मैं यहाँ पे आऊँ, अगर ओपनिंग ब्रैकेट आप देख पा रहे होंगे, ओपनिंग ब्रैकेट अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को ऐसे लिख लूँ, तो जैसे मैंने कर लिया है तो मैं VS कोड में आ ही जाता हूँ मैं, तो आप देख पा रहे होंगे ओपनिंग ब्रैकेट मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज किए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज किए हैं, ठीक है। देन कमेंट्स, अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पे मैंने पढ़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा ये चीज़, मुझे मतलब पढ़ा रहा है कोई मुझे, या फिर मैं खुद से पढ़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मुझे भूल जाऊंगा ये चीज़, तो क्या जरूरी मतलब ये क्या पॉसिबल है कि हर चीज़ को कॉपी में नोट करें, क्योंकि लैपटॉप आपके पास हमेशा रहेगा लेकिन जरूरी नहीं नोट्स आपके पास रहेंगे। तो इन दैट केस आप कमेंट्स यूज करते हैं। तो कमेंट्स को यूज करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 बैकस्लैश लगाने वाले हैं। 2 बैकस्लैश लगाने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, कमेंट्स लिखेंगे। जैसे मैं बोल दिया दिस इज अ वेरिएबल विथ डेटा टाइप एज नम, ओके, वैस नम, सॉरी नॉट नम, डबल, ठीक है, डबल डेटा टाइप है मेरा यहाँ पे, ठीक है। और भी ऐसे कुछ कमेंट्स आपको ऐड करने हैं। अच्छा, मान लीजिए कभी कभी मुझे मल्टीपल कमेंट्स ऐड करने होते हैं। मल्टीपल कमेंट मतलब एक जगह नहीं है, बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना है मुझे, मान लीजिए, ठीक है। तो पैराग्राफ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक कमेंट ऐड करेंगे, मल्टीपल लाइन कमेंट्स होते हैं, ये होता है सिंगल लाइन कमेंट, ये होता है हमारा क्या, सिंगल लाइन कमेंट। तो मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बैकस्लैश अगर लिखेंगे तो आपका ऐसा बन के आ जाएगा। अब इसके अंदर कुछ भी लिखिए, आप इसके अंदर आप कुछ भी लिखिए, सारी चीजें ऐसा कुछ भी लिखिए, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी, सब कमेंटेड रहेंगे। कमेंट का मतलब क्या होता है, कमेंट का मतलब ये चीज होती है कि प्रोग्राम जब रन होगा तो आपका जो प्रोग्राम है इस लाइंस को इग्नोर कर देगा, इस लाइंस को वो इग्नोर कर देगा, उसको देखेगा ही नहीं। तो कमेंट्स हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमको बाद में हम प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। बड़े प्रोजेक्ट जब करते हैं तो कमेंट लिखना काफी ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। तो कमेंट्स आपको जरूरी है लिखना उस टाइम पे, तो कमेंट्स आपको डेफिनेटली लिखना भी चाहिए, क्योंकि इससे रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, क्या समझ में आया आपको वहां पे लिखना चाहिए। और हर चीज हर समय पॉसिबल नहीं होता है कि अपने नोट्स कॉपी में हर चीज को नोट डाउन करें। तो हमने यहाँ पे जो स्टार यूज किया, हम कहते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। एंड ये जो हमने 2 बैकस्लैश लगाए, एक बैकस्लैश से काम नहीं बनेगा, 2 बैकस्लैश लगाने होंगे, इसे हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। तो हमने यहाँ पे कमेंट ऐड कर लिया, देन यहाँ पे प्रिंट एफ करा दिया था। आपको देखा होगा मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया था, मैंने प्रिंट यहाँ से फिर से यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। तो प्रिंट कराया मैंने, प्रिंट जैसे मैं करा देता हूँ हेलो, अभी मैंने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया। तो कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना होता है ना, कोई भी चीज़ आपको प्रिंट करानी हो तो आप इसे प्रिंट एफ के अंदर आप डाल दीजिए। देन प्रिंट एफ के अंदर आपने जैसे इसको डाल दिया, तो यहाँ पे मैं फिर से देख लेता हूँ, आप यहाँ पे देख लेते हैं अपन गेट सी एच। ओके, तो गेट सी एच क्या होता है, गेट सी एच क्या होता है ना, हम यहाँ पे वापस से नोट्स में आ जाता हूँ। गेट सी एच, दिस कमांड हेल्प्स टू होल्ड द स्क्रीन। तो हम जब प्रोग्राम लिखेंगे हम वैसे गेट सी एच का यूज तो नहीं करते हैं, तो गेट सी एच को यूज करना चाहिए। ये प्रोग्राम क्या करता है ना, ये जो अपने स्क्रीन है उसको होल्ड करने के काम आता है। फिर आता है हमारे पास रिटर्न। तो अगर आपने रिटर्न टाइप अगर 0 दिया है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि रिटर्न 0। ओके, देन लास्ट में आपको क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना पड़ता है, क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, तो इस पूरे प्रोग्राम में हम हर चीज यूज करेंगे सिवाय इट्स गेट सी एच के। लेकिन हाँ, गेट सी एच को भी मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा, गेट सी एच आपको कहाँ पे यूज करना चाहिए, क्योंकि गेट सी एच को यूज करना काफी इंपॉर्टेंट है इन दैट केस। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज स्टेप्स इन्वॉल्व टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। आपको कुछ अगर डिजायर्ड आउटपुट चाहिए तो उसके लिए आप क्या क्या यूज करने वाले हैं उस केस में। तो सबसे पहला चीज आप करते हैं क्या, क्रिएट करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे। ऑब्वियसली बात है, क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट सी एक्सटेंशन लगाते हैं, कोई भी फाइल का नाम हो डॉट सी कर लेते हैं। देन वो कंपाइल होता है। कंपाइल अभी आने वाले समय बताऊंगा आपको, जस्ट अभी आगे के कुछ लेक्चर्स में, इसी लेक्चर में आपको आगे में बताऊंगा कि कंपाइलेशन क्या होता है। देन हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने प्रोग्राम मैंने बना लिया, ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ गया सी क्या होता है, सी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम फिर से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड आपको बता दिया है, इसको हम लगाते हैं किसे, एक हैश से इसको हम लगाते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, इस एंगल ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे stdio.h, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। फिर इसके अंदर हम यहाँ पे इंट मेन लिखा हमने, यानी एक ओपनिंग ब्रैकेट आया, क्लोजिंग ब्रैकेट आया। अगर आपका इंट है तो यहाँ पे रिटर्न आएगा कुछ, ठीक है, आपको रिटर्न करना पड़ेगा। देन यहाँ पे प्रिंट एफ के बारे में हमने बात कर लिया, डेटा टाइप के हमने बात कर लिया, सारी चीजों के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ही लिया है। ठीक है, अब इसे रन करना है। तो रन करने के पहले याद रखिए VS कोड में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वहाँ पे सेव करना पड़ेगा। जो कंट्रोल एस करके यहाँ पे सेव करेंगे तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे अभी जब 1 दिखा रहा था, अभी वो 1 हट गया है मेरा। ठीक है, फिर यहाँ पे टर्मिनल है,
यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे तो टर्मिनल में क्या होता है ना, हम टर्मिनल में अपने कोड को रन करने वाले हैं, टर्मिनल अपने कोड को रन करने वाले हैं। तो रन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, रन करने के लिए आपको क्या करना है, GCC करेंगे आप, GCC, क्योंकि हमारा कंपाइलर का नाम है GCC। ओके, GCC लिख के यहाँ पे लिखेंगे जो भी फाइल का नाम है, जो भी फाइल का नाम है hello.c, मेरे फाइल का नाम है hello.c। यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, फिर यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा, बैकस्लैश लगाऊंगा, ए लगाऊंगा, डॉट लगाऊंगा फिर से, और यहाँ पे EXE लिखूंगा। अभी मैं अपने विंडोज में हूं तो मैं EXE लगा रहा हूं, कोई अगर मैक यूजर है या फिर कोई लिनक्स यूजर है तो वो .exe कहेगा, .out लगा दे। EXE मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है, और आउट लगाएंगे जो भी लिनक्स में है या फिर मैक में है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको रन कर दिया, यहाँ पे दिखा रहा है हेलो अभी, मुझे दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को रन किया तो मेरा प्रिंट एफ में जो भी स्टेटमेंट था, यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ आप प्रिंट एफ के अंदर डालेंगे वही चीज़ आपका प्रिंट होगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे मैंने देख लिया है कैसे रन करना है, कंपाइल कैसे होगा वो बता दिया मैंने, टर्मिनल क्या चीज़ होती है वो भी बता दिया मैंने आपको। ओके, देन यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, ये बात मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि C इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, देन ईच लाइन ऑफ कोड इन C एंड्स विद अ सेमीकोलन। तो हर कोड जो होता है एक सेमीकोलन के साथ यहाँ पे एंड होने वाला है। देन हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अच्छा, तो मैंने ये क्या बताया था, मैंने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ही बताया था, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताया था, डाइसेक्ट किया था। और यहाँ पे जो काम आने वाली है वही चीज़, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ये सारी चीज़ें क्या क्या, कौन सी चीज़ क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था फंक्शन क्या क्या होती है। अब मैं बताने वाला हूँ कि ये जो चीज़ हमने बताया था यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, मेन फंक्शन, डेफिनेशन सेक्शन, कौन सी चीज़ इसमें से क्या है। ओके, तो मैंने यहाँ पे वो चीज़ बताया। तो यहाँ पे जो मेरा नेम ऑफ द प्रोग्राम होगा, जो भी प्रोग्राम का नाम होगा वो होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में होने वाला है। देन मेरा जो इंक्लूड stdio.h जो है, इंक्लूड conio.h जो है, ये सारी चीज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। अच्छा, मैंने conio.h नहीं बताया आपको, conio.h पुराने प्रोसेसर्स में काम किए जाते थे, यूज़ किए जाते कंपाइलर्स में, अभी के टाइम पे हमको जरूरत नहीं पड़ेगी conio.h की। इसे भी हम क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। ये भी एक लाइब्रेरी होता है, इसमें कुछ सेट ऑफ फाइल्स होते हैं। देन डिफाइंड मैक्स 100, ये एक डेफिनेशन सेक्शन है। डेफिनेशन सेक्शन में हम डिफाइन करते हैं कोई भी चीज़ को, ऑब्वियसली बात है, वर्ड से समझ में आ रहा है मुझे। देन वॉइड ऐड, मतलब कि एक फंक्शन क्रिएट किया है, मैंने बताया था फंक्शन की पहचानने का क्या तरीका है कि इसमें ये दो ब्रैकेट्स ऐसे दिखेंगे, एक छोटा सा नाम यहाँ पे। मैं कुछ कन्वेंशंस भी होते हैं, कन्वेंशन के बारे में बात करूंगा मैं आने वाले लेक्चर्स में। देन वॉइड है, वॉइड है, वॉइड क्या रिटर्न टाइप है। अभी के समय में हम मान के चल रहे हैं कि फंक्शन को रिटर्न नहीं करने वाला, जैसे हमने को वॉइड बता दिया है। इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन कहते हैं। हम जब जैसे प्रोग्राम्स बनाएंगे आपको बताऊंगा ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है, लोकल डिक्लेरेशन क्या होता है, मेंबर वेरिएबल, मेंबर फंक्शन, ये सारी चीज़ क्या होता है बताऊंगा आपको मैं। देन इंट मेन नाम का एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया है, उसमें मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। मेन मेरा फंक्शन है, मेरा एंट्री पॉइंट से शुरू होता है, मतलब कि ये है कि अपने मेन फंक्शन अगर नहीं बनाया तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। मेन फंक्शन अगर आपने नहीं बनाया तो आपका प्रोग्राम वहाँ पे नहीं चलेगा। देन आता है आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल को भी डिक्लेयर करना है आपको। ओके, देन आपका आता है प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ में क्या होता है, आप अपने फंक्शन, मतलब जो भी चीज आपको प्रिंट कराना है वो चीज लिखते हैं, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, मतलब ये जो मेन फंक्शन, क्योंकि आपका एंट्री पॉइंट ये है, एंट्री पॉइंट होने के बाद ही तो प्रिंट होगा कोई भी चीज। तो प्रिंट एफ जो होता है वो मेन फंक्शन के अंदर रहेगा हमेशा, और रिटर्न भी जो है मेन फंक्शन के अंदर रहेगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जो भी चीज आपको जो भी काम करना है, जो भी चीज लिखना है वो मेन फंक्शन के अंदर ही होगा, क्योंकि एंट्री पॉइंट ही वो है, उसे बाहर लेके आप क्या करेंगे। ओके, देन वॉइड एडेड फंक्शन है, इसमें प्रिंट हेलो वर्ल्ड करा दिया, ये फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन क्या करने वाला है वो चीज है। ओके, तो ये चीज था। देन हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है, तो हमने देखा है, देखिए ये जो हमने किया है अभी, इंक्लूड stdio.h जो है मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरा क्या है, एंट्री पॉइंट है। देन इंट मेन नाम का एक फंक्शन है। देन प्रिंट एफ में मैंने क्या, प्रिंट एफ क्या है, क्लास है एक्चुअली, क्लास में हमने इसको कॉल किया है, कॉल करके इसको मैंने प्रिंट कराया है। इसको अगर आपको कोई भी देखना होता है तो हम यहाँ पे जाके इसको आप पर्टिकुलर क्लिक करेंगे, ये एक पर्टिकुलर एडिटर्स में होता है, ये VS कोड में ये चीज़ नहीं बताया जाता, लेकिन आप जाके इसे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को पढ़ सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में VS कोड में जाके, तो VS कोड में जाकर इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। नहीं रिटर्न, मेरा ये जो प्रोग्राम है वो रिटर्न कर रहा है अभी 0 वैल्यू, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या था, इंट था यहाँ पे। ओके, अब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको मैं अभी कमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा कि हम कैसे प्रोग्राम लिखने वाले हैं, एंड यू विल बी थरो विद राइटिंग एनी प्रोग्राम्स। ओके, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी प्रोग्राम्स को लिखने में। अभी तक का आपको डेटा टाइप्स पता चल गया क्या चीज होती है। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज कमेंट्स। कमेंट्स के बारे में आपको बता दिया है, लाइंस दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, जो कि हमारे कंपाइलर, जो कि हमारा कंपाइलर सी का कंपाइलर जो है इसे बिल्कुल रेट नहीं करता, तो हम क्या कहते हैं, कमेंट्स कहते हैं। देन एनीथिंग रिटन इनसाइड द कमेंट्स इज इग्नोर्ड ड्यूरिंग कंपाइलेशन टाइम। कंपाइलेशन टाइम मतलब जब कंपाइल हो रहा होता है प्रोग्राम, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी जैसे लास्ट में बताऊंगा। अभी मेरा लास्ट जो टॉपिक है हमारा वही है कंपाइल क्या होता है, ठीक है, कंपाइलेशन क्या होता है वो चीज़ बताऊंगा आपको। तो सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है, मल्टीपल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, दोनों चीज़ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, वो सारी चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। इनपुट और आउटपुट क्या चीज़ होती है, तो इनपुट और आउटपुट क्या चीज़ होती है, तो जैसे आउटपुट क्या है, आपने कुछ लिखा,
आपने कुछ प्रोग्राम में लिखा, आप चाहते हो हमको कुछ आउटपुट मिले, ठीक है, जैसे कि आपने दो नंबर का सम करना है, दो नंबर का आपको सम करना है, उसका आउटपुट चाहिए आपको, तो आउटपुट के लिए आप क्या करेंगे, वो एक सिंटेक्स होगा उसको लिखने का, ठीक है। उसी तरह से आपको कुछ वैल्यू को इनपुट देना, कुछ वैल्यू लेना चाहते हैं यूजर से, उसके लिए भी कुछ सिंटेक्स होगा, वो चलिए उसको देखते हैं हम। जैसे आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट क्या होगा, प्रिंट एफ के अंदर कुछ भी लिख दीजिए, आपको आउटपुट मिल जाएगा। प्रिंट एफ के अंदर आप कुछ भी लिख दीजिए, वो स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन वो स्टेटमेंट होगा, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ जैसे मेरे को कोई वेरिएबल को प्रिंट कराना है, वेरिएबल को प्रिंट कराया जा सकता है, देखते हैं उसके लिए क्या करें, क्या किया जाएगा। अच्छा, अब प्रिंट एफ भी दो टाइप का होता है। अगर आपको न्यू लाइन चाहिए तो ये चीज एक यूज होता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ लिखा है, देन यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कर दिया है, ठीक है। ये इसके बाद मेरे को मान लीजिए इसके जस्ट नीचे एक लाइन है, तो अभी के लिए मैं देखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं एक आपको लिख के दिखाता हूँ। पहले जैसे हेलो अभी लिखा, फिर मैंने पी एफ लिखा, हेलो माय बॉय, ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो माय बॉय। अब इसे अगर मैं रन कराऊँ, अगर मैं इसे अब रन कराऊँ यहाँ पे, तो रन कराने के लिए मैं यहाँ पे सेव करना मत भूलिएगा, ओके। एंड ये सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको ये एरर देने लग जाएगा। तो एरर ना दे इसके लिए आपको यूज़ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको रन कर लूँगा। अच्छा, इसका शॉर्टकट वे है, आप जस्ट यहाँ पे अपने जो एरोज़ है, जो आपका अप एंड डाउन एरो है, उसको आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको ये लिख जाएगा क्या एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हेलो अभी, हेलो माय बॉय। लेकिन क्या ये डिजायर्ड आउटपुट है क्या? हम इसे चाहते थे क्या चिपक चिपक के आ जाए? नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि हेलो अभी एक लाइन में आए और हेलो माय बॉय एक लाइन में आए, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे /n लगाना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश n लगाना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड स्लैश n लगा दिया हमने, यहाँ पे इसको कंट्रोल सेव कर दिया। देन यहाँ पे फिर से न्यू टर्मिनल में गया मैं, न्यू टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया gcc hello.c। अब मैं इसे फिर से रन करने वाला हूँ, तो देखो यहाँ पे मुझे अभी भी क्या दिखा रहा है, हेलो माय बॉय। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे मुझे ऐड करना चाहिए था यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे फिर से मेरे को सेव कर लूँगा, सेव करने के बाद फिर से मैं इसे रन करूँगा अगर, तो मुझे यहाँ पे दिखाए, देखिए यहाँ पे जीसीसी हेलो, देन यहाँ पे इसको रन करूँगा, देखिए यहाँ पे आगे दो लाइन पे। तो अब देख पा रहे हो हेलो अभी, हेलो माय बॉय। तो यहाँ पे मैंने किया तो ठीक है, ये प्रिंट होने के बाद एक नया लाइन प्रिंट करेगा, लेकिन ये प्रिंट होने के बाद एक नया लाइन प्रिंट, इसको प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश n लगाना चाहिए था, ओके। तो फील द डिफरेंस, क्या डिफरेंस था यहाँ पे, ओके। तो न्यू लाइन को प्रिंट कराना है तो आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा। सो इसको हम कहते हैं, जो फॉरवर्ड स्लैश n है, ये क्या चीज़ होता है, इसे हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसे हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट फॉर्मेट स्पेसिफायर, ओके। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या चीज होती है, डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा टू बी प्रिंटेड ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट, सॉरी, ठीक है। इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट में किस टाइप का डेटा, जो आपने इनपुट दिया है तो किस टाइप का वैल्यू आपको प्रिंट कराना है, उस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मेट आप देना चाह रहे हैं, ओके। तो मान लीजिए ये कहाँ पे यूज होता है, आप अगर यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, किस टाइप का इनपुट लेना चाहते हैं, आप करेक्टर टाइप का इनपुट लेना चाहते हैं, क्या आप डबल टाइप का इनपुट लेना चाहते हैं, क्या आप इंटीजर टाइप का इनपुट लेना चाहते हैं, तो ये बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर का। तो पहला स्पेसिफायर होता है इंटीजर, ओके। उसको अगर प्रिंट कराना है तो प्रिंट एफ एज, अगर मेरे को प्रिंट कराना है तो मैं डायरेक्टली नहीं ले सकता, वहाँ पे डायरेक्टली मैं नहीं ले सकता। जैसे कि यहाँ पे मेरे को प्रिंट कराना है इसकी वैल्यू को, मुझे यहाँ पे अगर प्रिंट कराना है ये नम को प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली नहीं ले सकता, ओके। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसको नहीं ले सकता, ठीक है। दिस इज अ वेरिएबल विद डबल टाइप एस, विद डेटा टाइप एस डबल। तो इसको प्रिंट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे फॉर्मेट स्पेसिफायर में लिखना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, फिर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो एज इज, ये देख पा रहे होंगे %d देन कॉमा एज लगा हुआ है, ठीक है। तो जब %d होता है इसे हम कहते हैं क्या, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। इस %d को ही कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये क्या करता है, वैल्यू को लेता है, ये वैल्यू को लेता है। अब किस टाइप की वैल्यू, ये इंटीजर के लिए आप यूज करेंगे d, ठीक है। अगर रियल नंबर से है तो आप यूज करेंगे f, अगर कैरेक्टर से है तो आप यूज करेंगे c, ठीक है। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको एक यहाँ पे एक बहुत नई चीज पता चलेगा, सी प्रोग्रामिंग में ना ही बुलियन है ना ही स्ट्रिंग है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग जब बना था उस टाइम पे स्ट्रिंग बुलियन नाम के कोई कंसेप्ट थे ही नहीं उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि काफी पुराना लैंग्वेज इस वजह से इसमें सी स्ट्रिंग और बुलियन के जो कंसेप्ट है बिल्कुल भी नहीं है। तो रियल नंबर्स हो गए, देन तुम्हारा आपके कैरेक्टर्स हो गए, ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती है,
ठीक है। अच्छा, अब मैं काम कराता हूँ यहाँ फॉर्मेट, क्योंकि मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ लिया है तो मैं काम कराता हूँ, मैं परसेंटेज डी करता हूँ और मेरी कौन सी वैल्यू थी, कॉमा लगाना मत बोले, परसेंटेज डी को से उस डबल कोट के अंदर रखना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर नाम लिखना है। जैसे मैं प्रिंट कराना, इंट वाली कौन सी वेरिएबल है, ये अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ अभी को, ठीक है, अभी को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे को बिल्कुल भी एरर यहाँ पे नहीं देगा। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मेरे को एरर नहीं देगा। मैं टर्मिनल में गया, इसको मैं रन करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं बेशक कर सकता हूँ इसे रन, यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे 23 दिखा रहा है, 23 की वैल्यू है, यहाँ पे रन कर रहा है इसको, ठीक है। अगर मुझे इनपुट लेना हो, मैंने आउटपुट दिया, अगर मुझे इनपुट लेना हो, मुझे मान लीजिए यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, यूजर से अगर इनपुट लेना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा प्रिंट। देखिए प्रिंट एफ यूज करते हैं आउटपुट देने के लिए, क्योंकि प्रिंट करना चाहते हैं, आप ऐसा समझिए, आप प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंट करने के लिए आप यूज करेंगे क्या, प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे प्रिंट एफ। और न्यू लाइन प्रिंट कराना है तो ये /n यूज करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको इनपुट लेना है, अगर आपको इनपुट लेना है तो इनपुट लेने के लिए, अच्छा एक मैंने गलत चीज़ बताई आपको, ये जो चीज़ होता है /n, इसे हम फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं कहते, हम इसे कहते हैं एस्केप सीक्वेंस, हम इसे कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। ओके, एस्केप सीक्वेंस होता है, आपको बस इतना ही जाने से एस्केप सीक्वेंस कहते हैं, इसे आपको फर्दर नहीं जाना है क्या चीज़ होती है। ओके, देन इनपुट, अभी के लिए आप इतना ही समझिए, आने वाले लेक्चर से आपको बताऊंगा एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। तो इनपुट क्या होता है, अब इनपुट अगर लेना हो, मान लीजिए मुझे किसी यूजर से मुझे इसका एज इनपुट लेना हो। अब एज मेरे को पता है, ऐसा कोई थोड़ी ना बोलेगा कि मेरा एज जो है कितना, मतलब 20.5 साल का हो गया हूँ मैं, या 25.5 साल का हो गया, 25.8 ईयर्स का हो गया, ऐसा नहीं बताता, एक होल नंबर बताता है ना। तो इंटीजर वैल्यू लेते हैं आप लोग वहाँ पे, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू को मैंने बताया था फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी यूज होता है। अच्छा, यहाँ पे हम एंड यूज करते हैं, कॉमा में प्रिंट कराना हो तो हम एंड यूज नहीं करेंगे। ये एंड क्या करता है ना, अब क्या है, इतने सारे लोकेशन है मेमोरी के, हमने पढ़ा है अभी मेमोरी के लोकेशन है, कौन से कंटेनर में स्टोर करा है, तो उस लोकेशन की एड्रेस को बताता है एंड, ठीक है। तो यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, ये वैल्यू एड्रेस मतलब कौन सा क्या एड्रेस इस पर्टिकुलर कौन से कंटेनर में है वेरिएबल, उसका एड्रेस स्टोर कराने के काम आता है ये एंड। ओके, तो आपको एंड यूज करना जरूरी है इनपुट में। तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा, यहाँ पे मैं आने के बाद यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर योर एज। ओके, एंटर योर एज यहाँ पे मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है, एंटर योर एज। देन यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ इंट ए, इंट यहाँ पे मैंने ए डिफाइन कर, इंट ए नहीं इंट एज कर देता हूँ इसे मैं, ठीक है। अब मैंने इसे इनिशियलाइज नहीं किया, है। अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता ये प्रिंट करे। देन यहाँ पे मेरे को इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए मैं स्कैन एफ करूँगा, यहाँ पे मैं स्कैन एफ करूँगा, ठीक है। स्कैन एफ करने के बाद मैं बोलूँगा क्या दे दूँगा मैं, यहाँ पे ये फॉर्मेट स्पेसिफायर डी लगा दूंगा, स्मॉल डी होना चाहिए। देन यहाँ पे मैं एंड लगाऊंगा, एंड लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा एज, ठीक है, यहाँ पे मैंने एज लिख दिया, ठीक है। देन एज मैंने लिख दिया, अब मेरे को प्रिंट कराने की एज क्या है, ठीक है। तो प्रिंट एफ, अगर मेरे को एज प्रिंट कराना है तो एज प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे एज प्रिंट कराने के लिए एज मैं लिखूंगा योर एज इज यहाँ पे आ जाएगा योर एज इज, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्या परसेंटेज डी कॉमा। अब मेरे को प्रिंट कराना है तो प्रिंट कराते समय मैं एंड तो नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, यहाँ पे एज लिख देंगे। ओके, यहाँ पे एज लिख देंगे, यहाँ पे सेमी कोलन लगा दूंगा। यहाँ पे मैं इसको सेव कर लूंगा, टर्मिनल में जाऊंगा, टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पे क्या कर लूंगा मैं GCC, फिर से मैं इसे रन करूंगा GCC, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। देखिए हमें बोल रहा है एंटर योर एज, जैसे मेरी एज है 19, मैं यहाँ पे 19 जैसे मैंने डाला, योर एज इज 19। हाउ कूल इज दैट, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप प्रिंट करा सकते हैं वहाँ पे डायरेक्टली जाके। तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे आपको प्रिंट एफ कराना रहेगा जब आप आउटपुट देना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ स्टेटमेंट दिखाना चाहते हैं, तो आप प्रिंट एफ यूज करेंगे। अब अगर इनपुट लेना चाहते हैं यूजर से तो आप यूज करेंगे क्या, स्कैन एफ वाले फंक्शन का, ठीक है, परसेंटेज डी एंड फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि वो एड्रेस को स्टोर कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। देन द लास्ट टॉपिक इज कंपाइलेशन, ठीक है। सारी चीज़ों को हमने देख लिया है, यहाँ पे कंपाइलेशन देखते हैं। कंपाइलेशन वो एक बहुत भारी सा वर्ड नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको आप लिखना चाहते हैं। आप कोई भी अपने कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, अपने कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कंप्यूटर को कन्वे करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर ह्यूमन रीडेबल कोड को कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल कोड में। तो ह्यूमन रीडेबल कोड होता है ना, इसे हम कहते हैं सोर्स कोड या फिर हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ना हमारे पास ज़्यादा दिमाग है पता है कंप्यूटर से। अगर आप सोचें हाई लेवल लैंग्वेज, हम हाई लेवल लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन कंप्यूटर को लो लेवल लैंग्वेज समझ में आता है, जो कि सिर्फ होता है 0 and 1, ठीक है। ये होता है लो लेवल लैंग्वेज। तो हर चीज, जैसे मैंने लिख दिया हाय आई एम अभिषेक, तो हाय आई एम अभिषेक नहीं समझ में आता कंप्यूटर को, उसको समझ में आएगा 0 and 1। तो ये जो कंपाइलर है वो हाय आई एम अभिषेक को कन्वर्ट करेगा, कोई 0 1 0 1 1 1 ऐसे कुछ फॉर्मेट में वो कन्वर्ट करेगा,
ठीक है। तो ह्यूमन रीडेबल कोड को 0111 या फिर मशीन कोड या फिर बाइनरी कोड बोल लीजिए, इसे बाइनरी कोड कहते हैं, ठीक है, 0111 वाले को, या फिर लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो मशीन कोड को या तो हम बोल सकते हैं बाइनरी कोड या तो लो लेवल लैंग्वेज कोड। ह्यूमन रीडेबल कोड को हम सोर्स कोड बोलते हैं या फिर हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो ह्यूमन रीडेबल कोड को मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करने के लिए जो चाहिए रहता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं। तो कंपाइलेशन क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ एन ह्यूमन रीडेबल कोड टू मशीन रीडेबल कोड इज नोन एज कंपाइलर। ओके, आप देख पा रहे होंगे hello.c है, hello.c है, उसको मैंने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे रन किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे टर्मिनल पे इसे रन किया है। टर्मिनल पे जैसे मैंने रन किया है .c लिखा है, तो .c जो है C कंपाइलर में जाएगा। .c लिखने का मकसद यही है कि वो C कंपाइलर को जाके हिट करे डायरेक्टली, क्योंकि मेरे पास जब मैं जावा भी अगर कर रहा हूं तो .java होगा, तो .java फाइल के लिए अलग कंपाइलर होगा। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि स्पेसिफिकली C कंपाइलर के पास जाओ तुम, ठीक है। तो C कंपाइलर पे जाने के लिए .c लगाया मैंने, तो .c वाले फाइल को कंपाइल करेगा, मतलब कि ये ह्यूमन रीडेबल कोड है। अब ये कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरे ह्यूमन रीडेबल कोड को मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करेगा। अब लास्ट में एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे शो करना है क्या क्या इसने रीड किया है, ठीक है, आउटपुट शो करना है कि उसने रीड करके क्या वैल्यू मुझे दे रहा है। तो उसके लिए हम लगाते हैं .exe विंडोज के लिए और .a.out उसके लिए लिनक्स और मैक्स के लिए। तो जैसे कि आपको मैं लिख के बता दूं, यहाँ पे अगर जो डॉट है .a.exe लगाते हैं हम विंडोज़ के लिए, ये लगाते हैं हम विंडोज़ के लिए। देन .a.out लगाएंगे हम लिनक्स के लिए, ओके, लिनक्स के लिए या फिर मैक के लिए, ओके। सो ये था कंपाइलेशन बहुत भारी से वर्ड था आपके लिए, अब बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप एक डिसेंट सा कोड भी लिख पा रहे हैं, एक डिसेंट सा कोड भी लिख पा रहे हैं। हमने क्या किया, इंक्लूड लिखते हैं। अगर आपको मैं फिर से लिख के दिखाऊँ कोड कैसे लिखना चाहिए आपको, मैं लिख लेता हूँ hello world.c, ओके, hello world.c लिख लिया। हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इंक्लूड stdio.h कर लूंगा मैं, stdio.h। इसको आपको इंपोर्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, इंक्लूड करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। फिर आपका एंट्री पॉइंट जो है, आपका एंट्री पॉइंट मान ले तो अभी मेरे को वॉइड है, मेरे को देना ही नहीं है, इसे रिटर्न करना ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया क्या, वॉइड कर लिया, ठीक है, वॉइड कर लिया। वॉइड करने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने रिटर्न टाइप यहाँ पे देख तो लिया है, रिटर्न टाइप हमने यहाँ पे वॉइड रखा है क्योंकि मुझे रिटर्न करना ही नहीं है प्रोग्राम से, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली रिटर्न करूँगा printf, यहाँ पे मैं डाल दूंगा printf के बाद एक ब्रैकेट लगाया मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगाना ना भूलें आप। फिर इसे आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पे आप टर्मिनल में जाइए, न्यू टर्मिनल में जाके आप इसे रन कर लीजिए। आप इसे hello.c नहीं है, इधर प्रोग्राम का नाम क्या है, hello world.c है, ओके, hello world.c है। देन यहाँ पे आप इसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करना चाहिए, हेलो वर्ल्ड आ गया। तो क्या होता है ना, हमारे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में ना एक कन्वेंशन है कि हम क्या करते हैं, सारे प्रोग्रामर्स जो है ना, पहला प्रोग्राम में क्या लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, ठीक है। ये एक हमारे बोल सकते हैं एक कन्वेंशन है हमारे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि वेरिएबल्स क्या चीज़ होती है। चलिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं सारे टॉपिक्स का। हमने इस लेक्चर में पढ़ा वेरिएबल्स क्या चीज़ होती है, फिर हमने रूल्स देखा वेरिएबल्स के, ठीक है, फिर हमने देखा डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, फिर हमने देखा कांस्टेंट क्या चीज़ होती है, फिर हमने देखा कीवर्ड्स क्या चीज़ होती है, ठीक है, कीवर्ड्स हमने डिफाइन कराया। अच्छा, मैं बता दूं आपको, कीवर्ड्स आप कीवर्ड्स में आप ये सारे कीवर्ड्स का एक बार और पढ़ लेंगे अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़, ठीक है। देन हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्रोग्राम का, हमने इसका एग्जीक्यूट किया, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से समझाया भी है आपको। देन कैसे रन होता है प्रोग्राम वो भी मैंने बताया। बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या चीज़ होता है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, डेफिनेशन सेक्शन क्या होता है, ग्लोबल डिक्लेरेशन हम आने वाले समय में देखने वाले हैं। मेन फंक्शन एंट्री पॉइंट होता है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन हमने देखा, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे देखा है। फिर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमने देखा। कमेंट्स क्या होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं। देन आउटपुट कैसे दिया जाता है वो हमने देखा, इनपुट कैसे लिया जाता है हमने वो देखा, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है वो देखा, हमने एक ही एस्केप सीक्वेंस देखा। देन हमने यहाँ पे देखा कि कंपाइलेशन क्या होता है, ठीक है। तो दिस लेक्चर वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक्स, ठीक है। इन द कमिंग लेक्चर्स हम अब और प्रोग्रेस करेंगे। हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे लिखना है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं क्योंकि आपको बेसिक समझ में आ गया है क्या चीज़ होता है। हम फाइल्स क्रिएट करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम इस पर्टिकुलर थ्रू आउट द बूट कैम्प पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वी विल बी सॉल्विंग 50 to 60 क्वेश्चन एंड आपको कुछ क्वेश्चन में होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। तो जितने आपके नोट्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज के हैंड रिटन नोट्स एंड आपके टाइप्ड नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही में असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, आप उसे वहां पे जाके एग्जीक्यूट करने के अपने एडिटर में इंस्टॉल करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। एंड कमिंग लेक्चर्स में अगर आपको कोई डाउट्स होता है कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं।
एंड इसे सॉल्यूशंस को मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ.